हेलो प्रोग्रामर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग अपने अपने घर में बढ़िया होंगे और अपने अपने घर में मजे कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा अलग बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे एक पूरा प्रोडक्शन एप्लीकेशन आयोनिक का यूज करके। और एप्लीकेशन कैसी होगी? एप्लीकेशन में हमें सीखने को मिलेगा कि हम एक ऐप के अंदर एपीआईज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और उन एपीआईज के थ्रू हम डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं किसी एक वेबसाइट से। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एपीआई की कि एपीआई क्या होती है। तो एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि सपोज हमारे पास कुछ डेटा है और उसे हमने किसी सर्वर पर अपलोड कर रखा है और अब हमें क्या चाहिए, हमें उस सर्वर पे डेटा अपने एंड से राइट करना है और रीड करना है। तो बहुत बेसिक सा है। अगर राइट करना है तो हम उस सर्वर को कॉल देंगे और वहां से जो भी डेटा हमें उस पर राइट करना है हम यहाँ से एक HTTP पोस्ट की रिक्वेस्ट डालेंगे और वहां पे डेटा राइट हो जाएगा। और अगर सपोज हमें वहां से कोई डेटा रिट्रीव करना है तो हम डायरेक्ट HTTP गेट की रिक्वेस्ट डालेंगे और वो डेटा जो है वो रिट्रीव हो जाएगा। तो आज इस ऐप में हम पोस्ट वाला तो कोई काम नहीं करने वाले, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई काम नहीं करने वाले। हम सिर्फ एक बेसिक सर्वर से डेटा उठाएंगे, उसे अपने ऐप के अंदर डिस्प्ले कराएंगे और देखेंगे कि हम अपने ऐप को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कैसे डेटा को निकाला जा सकता है। तो आज हम जो ऐप बनाने वाले हैं वो ऐप हम बनाएंगे आयोनिक फ्रेमवर्क पे। और आयोनिक फ्रेमवर्क क्या होता है, ये ऐप मेरा रनिंग है एक्चुअली, बट इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आयोनिक की। तो आयोनिक क्या है? आयोनिक बेसिकली एक हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि हम इस चीज का यूज करके हम डिफरेंट इस प्लेटफॉर्म को यूज करके, वेब टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपने एप्स को अच्छे से कोड कर सकते हैं ताकि वो एंड्रॉयड पे भी चले और iOS पे भी चले। तो वो टाइम पे इस वेबसाइट में कोई इशू था, अब इस वेबसाइट पे हो सकता है मेंटेनेंस वगैरह जो भी हो, वेबसाइट का इशू था कोई। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है वन कोड बेस एनी प्लेटफॉर्म, और हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स यूज कर सकते हैं जैसे कि Vue.js, एंगुलर और रिएक्ट। हम सिंपल जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। मैं यूज करने वाला हूँ एंगुलर बिकॉज एंगुलर काफी अच्छा हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है और काफी सिंपल भी है यूज करने के लिए। तो मैं यूज करूंगा एंगुलर। आप लोग किसी भी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो या किसी भी फ्रेमवर्क में प्रोफिशिएंट हो, आप वो यूज कर सकते हैं। और आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप भी एंगुलर ही फॉलो करो, काफी बेसिक रहेगा। यहाँ पे ऊपर डॉक्स का ऑप्शन है, उसमें आपके पास आएगा इंस्टॉलेशन का ऑप्शन और यहाँ पे दिखाएगा कि आपको आयोनिक इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये है पहली कमांड जहां पर ये कहता है npm install -g@ionic/cli। npm यानी नोड पैकेज मैनेजर, यानी कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए Node.js। और Node.js आप ऐसे गूगल पर जाकर Node.js सर्च करोगे और एंटर मारोगे तो आपको Node.js की वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पर यहाँ पर है डाउनलोड का लिंक, आप यहाँ से जाकर Node.js डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल प्रोसीजर इंस्टॉल करने का, इसे जाकर आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप आयोनिक CLI आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि है npm install -g@ionic/cli। उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको ऐसे लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, मैं दिखा देता हूँ। विंडोज R फॉर रन, और यहाँ पर मेरे पास खुल गया एक विंडो जिसमें मैंने लिखा हुआ है CMD। मैं प्रेस करूंगा एंटर, यहाँ पे आ गया मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट और इसमें मैं लिखूंगा आयोनिक स्टार्ट और जो भी आपका नाम ऐप का नाम है APP, मैंने फिलहाल ऐप ही रख दिया है। सो आयोनिक स्टार्ट ऐप, जिससे कि मेरे पास एक बेसिक बॉयलर प्लेट रेडी हो जाएगी। अभी मेरे से पूछ रहा है कि मुझे कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है। मैं एंगुलर यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं प्रेस करूंगा एंटर, और ये उससे बात पूछेगा मुझे कि मुझे स्टार्टिंग में कोई टेम्पलेट चाहिए कि नहीं। तो अभी वाले ऐप के लिए मैंने कोई टेम्पलेट यूज नहीं किया, तो मैं यहाँ पर जाकर ब्लैंक पे क्लिक कर दूंगा और बाकी का काम ये सारा अपने आप ही कर देगा। और क्योंकि मैं ये काम पूरा कर चुका हूं तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। और अभी यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको कैपेसिटर इंटीग्रेट करना है कि नहीं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि कैपेसिटर क्या होता है तो आपको सिंपली प्रेस करना है Y। और अगर आपको पता है कि आप अपने ऐप में क्या कर रहे हो और अगर आपको कैपेसिटर यूज नहीं करना है, आपको कॉर्डोवा यूज करना है, जो कि आयोनिक बेसिकली सबसे स्टार्टिंग से यूज करता आ रहा है, जो कि हाइब्रिड एप्स बनाने के लिए स्टार्टिंग से यूज होता आ रहा है, तो आप N कर सकते हो। बेसिकली आप अगर Y भी करोगे तो आपका ऐप परफेक्टली रन होगा। मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए N कर दिया था और मैं कॉर्डोवा पे रन कर रहा हूँ, तो इसे मैं कर दूंगा कैंसिल। और अब बात करते हैं हम अपने एप्लीकेशन की। तो मैंने अपना एप्लीकेशन ऑलरेडी रन कर रखा है अपने ब्राउजर पे, और रन करने के लिए हमें कमांड चलानी है अपने ऐप की डायरेक्टरी में जाके ionic serve -l। इससे क्या होगा कि हमारा जो ऐप है वो लाइव रीलोडिंग सर्वर पे लॉन्च होगा, जिसे आयोनिक में हम कहते हैं आयोनिक लैब। तो यहाँ पे हमारा ऐप रनिंग है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ऑप्शन है iOS और एंड्रॉइड का। यानी कि अगर मैं एंड्रॉइड में देखूँ तो मेरा ऐप कुछ इस तरीके का दिखेगा और अगर मैं iOS में देखूँ तो हमारा ऐप दिखेगा कुछ ऐसा। तो इन दोनों को ही ओपन रहने देते हैं और एक काम करते हैं, हम बात करते हैं API की। तो आज जो हम ऐप बनाने वाले हैं वो होगा एक कोड्स का ऐप, जिसमें हमारे पास काफी अलग अलग तरीके के कोड्स आएंगे, कोड्स की डिटेल्स होंगी, कोड्स किसने लिखा है वो होगा, और जिसने भी वो कोड लिखा है उसका एक लिंक होगा जिस पे क्लिक करते ही हम उसके प्रोफाइल पे यानी कि उसके विकिपीडिया पेज पे बेसिकली पहुंच जाएंगे। तो मैं जो API यूज कर रहा हूँ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो मैं API यूज कर रहा हूँ
ये वाली कोटेबल एपीआई जो कि एक फ्री एपीआई है जिसके अंदर ओवर 2000 कोड्स हैं और 9000 ऑथर्स हैं, और ये एक पार्ट है फ्री कोड कैम्प के प्रोजेक्ट का। मुझे नहीं पता था अभी तक, मैंने जस्ट अभी पढ़ा इस चीज़ को, तो आप इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं इस लिंक से जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अब बात करते हैं कि हमें इस एपीआई को यूज़ कैसे करना है, तो वो सब हम बात करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ऐप की। तो ये मेरा आयोनिक ऐप और मैं इसमें करूँगा थोड़े बहुत चेंजेस। तो सबसे पहले मुझे खोलना है इस ऐप में अपना विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट मुझे अभी जिस प्रोजेक्ट में जाना है उसका नाम है कोड्स। तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, मैं इसमें लिखूंगा CMD और उसके बाद जैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा मैं लिखूंगा कोड डॉट। ये एक शॉर्टकट है जिससे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट की जो विजुअल स्टूडियो कोड की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। और अब हम इसमें ओपन करेंगे SRC, दैट स्टैंड्स फॉर सोर्स। इसके अंदर एक फोल्डर है ऐप और उसके अंदर एक फोल्डर है होम, और वही जो होम फोल्डर के अंदर जितना भी कंटेंट है वो आपको सारा अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस होम फोल्डर को जाके पूरा क्लीन कर दूंगा, मतलब मैं इस होम फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे है आयन कंटेंट, इसके अंदर बेसिकली हम जो भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो सब पुट करते हैं। तो मैं ये सारा कुछ हटा दूंगा, मुझे फिलहाल इसकी कोई नीड नहीं है। और यहाँ पे आयन हेडर के अंदर एक टूल बार और टूल बार के अंदर है टाइटल यानी कि हमारे ऐप का टाइटल, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है बड़ा बड़ा ब्लैंक लिखा हुआ। मैं ये iOS बंद कर देता हूँ, सिर्फ एंड्रॉइड से काम चल जाएगा। ओके, तो ये है हमारा हेडर। यहाँ पर मैं लिखूंगा कोड्स, इसे कर देते हैं सेव। और जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूंगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा कुछ चेंज होता हुआ। यहाँ पर लिखा रहा है जनरेटिंग ब्राउजर एप्लीकेशन बंडल। इसका मतलब ये लाइव रीलोड कर रहा है। जैसे ये बंडल जनरेट कर लेगा हमारे पास स्क्रीन पे लाइव रीलोड करके शो कर देगा। ओके, तो यहाँ पर इसने लिखा कंपाइल सक्सेसफुली, और अब इसने हमारा ऐप जो है पूरा का पूरा रीलोड कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा रहा है कोड्स, जैसा कि मैंने वहाँ पे चेंज किया था। अब मुझे चाहिए एपीआई से डेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर है एक प्रोडक्शन की URL और उसके ऊपर है स्टेजिंग URL। तो हम यूज करेंगे प्रोडक्शन की URL, दैट इज api/cotable.cotable.io। तो मैं यहाँ पर खोलूंगा एक नया टैब, पेस्ट करूंगा ये वाली URL, और नीचे यहाँ पर मेरे पास है एक get/random, जिससे कि मेरे पास एक रैंडम कोड आएगा। बट मुझे इस वाले एंड पॉइंट को, इसे हम कहते हैं एंड पॉइंट, बेसिकली जो भी हमारी URL है, ये वाली हमारी URL है, इसके बाद /fm करके जो भी लिखेंगे वो होगा हमारा एंड पॉइंट। बट मैं ये वाली एंड पॉइंट यूज नहीं करूंगा, मैं दूसरी एंड पॉइंट यूज करूंगा। मैं यूज करूंगा ये वाली एंड पॉइंट जो कि हमें सारे कोड्स लिस्ट करके दे देता है। यहाँ पे लिखा है get/codes, तो हमें सिर्फ इस /codes को देखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है api.cotable.io, मैं यहाँ पे लिखूंगा /codes, और अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि इसने हमारे पास कुछ बहुत सारा डेटा दे दिया है, सब कुछ लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, बट हम इसे पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि इसमें रीडेबिलिटी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं गूगल पर जाके लिखूंगा जेसन फॉर्मेटर। अब जेसन फॉर्मेटर क्या होता है, ये जो हमारे पास रिटर्न में डेटा है ना, ये जेसन फॉर्मेट में डेटा है। अब जेसन फॉर्मेट क्या होता है, जेसन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी कि अभी आप देख सकोगे, इसे विजुअलाइज करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी सबसे पहले लिंक आता है उसे खोल लेते हैं, जेसन फॉर्मेटर एंड वैलिडेटर। मैं मोस्टली यही यूज करता हूँ। अब यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा वो सारा डेटा जो मेरे पास एक इकट्ठा होकर आ रखा है, और मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा प्रोसेस। इससे क्या होगा, ये सारा डेटा जो है मुझे लाइन बाय लाइन एकदम तरीके से दिखा देगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं, उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स बने हुए हैं। तो ये होता है तरीका एक जेसन को लिखने का। इसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो ये बता रहा है कि मुझे ऑब्जेक्ट का काउंट है 20, और टोटल काउंट जो है, मतलब टोटल कोड जितने भी हैं इसके अंदर वो है 1800 कोड्स। तो यहाँ पर ये बेसिकली मुझे इनिशियली सिर्फ 20 कोड्स देता है, बट मैं क्या चाहता हूँ, मुझे 20 कोड्स नहीं चाहिए, मुझे इनिशियली यहाँ से 100 कोड्स चाहिए। तो यहाँ पर एक इनके पास एक पैरामीटर्स की लिस्ट है जहां से हम पास कर सकते हैं लिमिट। तो अगर मैं लिमिट में कुछ पास करूंगा तो ये मुझे उस लिमिट के अकॉर्डिंग कोड्स रिटर्न करेगा। तो ये कह रहा है कि मिनिमम लिमिट 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट 100 होनी चाहिए, और डिफॉल्ट 20। और वो हमें कैसे पता चलेगी, तो वो हमें यहाँ पता चल रही है कि काउंट जो है डिफॉल्ट 20 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी लिमिट डिफाइन नहीं किया है। अब मैं लिमिट कैसे डिफाइन करूंगा, मैं यहाँ पर डालूंगा क्वेश्चन मार्क, लिखूंगा लिमिट और इक्वल टू मैं 100 कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक बारी में 100 कोड्स चाहिए। अब मैं यहाँ प्रेस करूंगा एंटर, और इसने मुझे बहुत सारा डेटा दे दिया है। इसका मतलब है डेफिनेटली मुझे 20 कोड से तो ज्यादा दे रहा है। और अगर मैं इसे कॉपी करूं और वापस यहाँ पर जाकर पेस्ट करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मुझे काउंट दिखा रहा है इस बारी, वो काउंट है 100 का, यानी कि मैंने लिमिट 100 सक्सेसफुली सेट कर दी है। और अब जो है मुझे यही वाला जो एंड पॉइंट है ये यूज करना है अपने ऐप में सारे कोड्स को रिट्रीव करने के लिए। तो मैं इस पूरे के पूरे को कॉपी कर लूंगा, और अब हम आते हैं अपने ऐप की तरफ।
तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्विस। अब सर्विस क्या होती है? सर्विस बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है जो हेल्प करेगी हमें बैकएंड से डेटा रिट्रीव करने में, ताकि हम सारा का सारा जो बैकएंड कोड है वो एक ही जगह समेट कर रख सके। तो सबसे पहले मैं खोलूंगा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल, और आप टर्मिनल यहाँ से भी खोल सकते हो ऊपर जाके, या फिर आप अपने कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हो कंट्रोल, और कंट्रोल में सबसे ऊपर है एस्केप, और उसके नीचे एक स्विगली बटन, आप उसे प्रेस कर सकते हो। उसे इंग्लिश में टिल्डा भी कहते हैं। तो आप कंट्रोल प्लस दैट स्क्विगली बटन और आपके पास टर्मिनल खुल जाएगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा आयोनिक, देन मैं लिखूंगा G फॉर जेनरेट, देन मैं लिखूंगा S फॉर सर्विस, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेटा, क्योंकि मुझे बैकएंड से सारा डेटा रिट्रीव करना है सर्विस में, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया डेटा। मैं प्रेस कर दूंगा एंटर, और ये अपने आप एक सर्विस क्रिएट कर देगा मेरे इस सोर्स वाले फोल्डर के अंदर। तो अब इसने यहाँ पे एक सर्विस का फोल्डर, यहाँ पे सर्विस क्रिएट कर दी है जिसका नाम है data.service.ts। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले, अब मुझे इंपोर्ट करना है HTTP मॉड्यूल जो कि है एंगुलर का पार्ट। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने ऐप मॉड्यूल.ts में, और यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट, और मैं कहाँ से इंपोर्ट करूँगा तो वो है @angular/common/HTTP। और जैसे ही मैं इस वाले करली ब्रेसेस के अंदर प्रेस करूंगा कंट्रोल एंड स्पेस, ओके, तो मेरे पास इंटेलिजेंस आ चुका है और यहाँ पर है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। मैं इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ, और इसे कॉपी करके मुझे पेस्ट करना है इस इंपोर्ट्स की एरे में, और इसे मैं कर दूंगा सेव, जिससे कि हमारा HTTP क्लाइंट का जो मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। अब बस मुझे इस मॉड्यूल को एक्सेस करना है और इंटरनेट से डेटा रिट्रीव करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं जाऊंगा इस dataservice.ts में, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा HTTP, और कॉलन डाल के मुझे लिखना है HTTP क्लाइंट। तो ये रहा HTTP क्लाइंट, मैंने इसे भी इंपोर्ट कर लिया है। और अब हम अपने ऐप के अंदर जो है डेटा रिट्रीव कर सकते हैं इंटरनेट से। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो सारे कोड्स चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम दूंगा गेट ऑल कोड्स, और सिंपली इसके अंदर जो है लिखूंगा this.http। दिस इसलिए लिया क्योंकि दिस एक कीवर्ड है जो हमें हेल्प करता है दूसरे किसी एक फंक्शन या मॉड्यूल या वेरिएबल को रेफर करने में जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं लिखूंगा this.http, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है डिलीट, गेट, हेड, JSONP, ऑप्शन, पैच, पोस्ट, पुट, रिक्वेस्ट। हमें अभी किसी और चीज की नीड नहीं, हम सीधा जाएंगे गेट पे, प्रेस करेंगे एंटर, उसके बाद आएंगे करली ब्रेसेस, और अब ये मांगेगा हमसे सबसे पहले URL, और उसके बाद ऑप्शंस में अगर हमें कुछ हेडर्स पास करने हैं तो ठीक, और नहीं तो हमें सीधा आगे बढ़ जाना है। तो URL के लिए मैंने वो URL कॉपी कर ली थी ऑलरेडी, सॉरी वापस कॉपी करनी पड़ेगी। ओके, तो मैंने पेस्ट कर दी है URL, और अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके बाहर आऊंगा, ब्रैकेट के लगाऊंगा एक डॉट, और उसके बाद मुझे फिर काफी सारे ऑप्शन दे देता है, बट यहाँ पर मुझे करना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ये मुझे एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा, जो कि अगर हमारा डेटा रियल टाइम में अपडेट हो रहा होता तो वो उस ऑब्जर्वेबल के अकॉर्डिंग हमारा डेटा रियल टाइम में अपडेट करता। अब चूंकि हमारा डेटा रियल टाइम में अपडेट नहीं हो रहा है, इसीलिए डायरेक्ट हमें डेटा निकाल कर दे देगा। तो ये हमें देगा एक डेटा, जिसका मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, और पहले तो मैं उसे कंसोल लॉग कर दूंगा। अब कंसोल लॉग करने से क्या होगा, कंसोल लॉग करने से मुझे कंसोल में दिख जाएगा कि हमारा डेटा आ भी रहा है कि नहीं। तो एक बहुत अच्छा चेक है, जिससे कि मुझे पता चल सकता है कि हमारी जो API है वो काम कर रही है कि नहीं। अब यहाँ पर हो चुका है हमारा ऐप लोड, और यहाँ पे स्क्रीन पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं F12 दबाऊं तो साइड में हमारी एक डेवलपर कंसोल खुलती है। ओके, तो इसने अभी तक तो कोई, अच्छा इसने डेटा मुझे क्यों नहीं दिखाया। अब मैंने यहाँ तो कंसोल लॉग कर दिया, लेकिन मैंने जो ये फंक्शन है इसको कभी कॉल ही नहीं दी अपने होम पेज के अंदर। तो मैं जाऊंगा homepage.ts में, और सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा इस सर्विस को। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्राइवेट, क्योंकि मुझे ये सर्विस जो है फिलहाल अभी सिर्फ इसी कंपोनेंट के अंदर चाहिए। मैं यहाँ लिखूंगा डेटा सर्विस, एंड मैं डेटा सर्विस को इंपोर्ट कर लूंगा। तो इंपोर्ट हो चुकी है। अब कंस्ट्रक्टर जो है हमारा जैसे ही पेज खुलता है, सबसे पहले इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो रन करता है। तो मैं यहाँ पे डेटा सर्विस के अंदर जो हमने गेट ऑल कोड्स का फंक्शन बनाया है वो रन करूंगा, और डेटा सर्विस के बाद जैसे ही मैंने डॉट लगाया उसने मुझे गेट ऑल कोड्स का फंक्शन दे दिया। मैं इसे करूंगा सेव, और वापस चलते अपने ब्राउजर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा ब्राउजर रीलोड हो चुका है, और यहाँ पे इसने कंसोल में मुझे सब कुछ रिटर्न कर दिया। काउंट दैट इज 100, लास्ट आइटम का इंडेक्स वो भी 100 होगा, क्योंकि हमारे पास अगर टोटल 100 आइटम्स हैं तो लास्ट आइटम भी तो 100 इंडेक्स पे ही होगा। और रिजल्ट के अंदर हमारे पास सारे कोड्स हैं जो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑथर है, ऑथर का स्लग है, जिससे कि हम उस ऑथर तक नेविगेट कर सकते हैं।
कंटेंट यानी कि एक्चुअल कोड, उस कोड की लेंथ यानी कि उसके अंदर कितने लेटर्स हैं, उसका जो भी टैग है, जैसे कि इसका टैग है फ्रेंडशिप, इसके अलग अलग टाइप के टैग्स हो सकते हैं, और इसका आईडी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे डेटा को जो है स्क्रीन पे शो कराएंगे, ना कि कंसोल के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक एरे बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोट्स, और वैसे तो मुझे पता है कि ये ऑब्जेक्ट्स की एरे होने वाली है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे लिख दूँ एरे, और यहाँ पे लिख दूँ ऑब्जेक्ट, और इसे एक एम्प्टी एरे डिफाइन कर दूँ। एरे मैंने किस लिए लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर मैं सारा डेटा भरूँ, और उसके बाद जो हमारे एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है वहाँ पे उस पर लूप चलाऊँ। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे गेट ऑल कोड्स आया, मैं यहाँ पे करूँगा देन, सॉरी अब मैं यहाँ पे देन यूज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से ये चीज़ रिटर्न ही नहीं की है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगाना है रिटर्न, और मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने http.get की जो रिक्वेस्ट है सिर्फ उसे रिटर्न करा है। और अब मैं जाऊँगा होम पेज पे, और यहाँ पे लगाऊंगा डॉट, और जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा मुझे सब्सक्राइब दे देगा। मैं यहाँ लिखूंगा सब्सक्राइब, और इस सब्सक्राइब के अंदर जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है, मैं सीधा सीधा उस डेटा को अपनी एरे में फिट कर दूंगा। कैसे, मैं लिखूंगा कोड्स, और ये मुझे ऑप्शन दे देगा कोड्स का। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, इसने दिस डॉट कोड्स अपने आप ही ऐड कर दिया। ये खास बात है विजुअल स्टूडियो कोड यूज करने की। अब इक्वल टू लगा के मुझे सिर्फ लिखना है डेटा, लेकिन मुझे डेटा में भी स्पेसिफिकली ये रिजल्ट वाली जो एरे है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है फिलहाल। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा डॉट रिजल्ट्स। अब यहाँ पे इसने मुझे एक स्विगली लाइन दे दी, क्यों, क्योंकि इसे पता नहीं कि डेटा किस टाइप का है। तो मुझे सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि डेटा किस टाइप का आ रहा है हमारे पास। तो डेटा हमारे पास आ रहा है एनी टाइप का। एनी मैंने क्यों यूज किया है, जबकि मुझे पता था कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो एनी मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारे पास पीछे से डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, तो रिस्क ना लेते हुए हम सीधा एनी का यूज कर सकते हैं। इसे करते हैं सेव, और अब अगर मैं देखूं तो हमारे पास कंसोल में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कंसोल लॉग वाली स्टेटमेंट हट चुकी है। बट मुझे फिर भी कंसोल लॉग वाली स्टेटमेंट चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट और डाल दूंगा। सबसे पहले तो थोड़ा सा सिंटेक्स में चेंज, लाइक दिस, एंड console.log this.quotes, ताकि जो भी हमने कोड रिट्रीव करे हैं हमें सिर्फ वही दिखें हमारे कंसोल के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास एक 100 आइटम्स की एरे खुल चुकी है, और ये हमारे सारे कोड्स। अब हम आते हैं फ्रंट एंड की ओर। तो हमने यहाँ से कोड्स तो सारे रिट्रीव कर लिए हैं। अब मैं जाऊँगा होम पेज पे, और मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा आया। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक डिव, और डिव के अंदर मैं लगाऊंगा एक लूप जो है ng_for। अब ng_for जो है खास तरह का लूप है जो सिर्फ हमें एंगुलर में अवेलेबल है, और ये हमें बेसिकली जितने भी आइटम है हमारी एरे के अंदर उन सबके थ्रू इटरेट करने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट कोट ऑफ कोड्स। अब कोड्स जो थी वो हमारी एरे थी, और कोड जो है उसका एक आइटम है। तो अब हमें क्या करना है, हमने उस एरे में से एक आइटम रिट्रीव किया और मुझे उसको डिस्प्ले कराना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लूंगा एक आयन कार्ड, यानी बेसिकली मैं एक कार्ड बनाऊंगा क्योंकि मुझे सबको कार्ड के वे में शो करना है, और मैं उसमें लूंगा एक हेडर। तो दिस इज द आयन कार्ड हेडर, और इसके अंदर मैं पास करूंगा आयन कार्ड टाइटल। और ये टाइटल क्या डिफाइन करेगा, ये टाइटल डिफाइन करेगा हमारा एक्चुअल कोड जो कि है कंटेंट के अंदर। तो मैं यहाँ लिखूंगा, सबसे पहले मुझे लगाना है टेम्पलेट लिटरल। तो टेम्पलेट लिटरल क्या होता है, टेम्पलेट लिटरल बेसिकली वो होता है जिसकी हेल्प से हमारे पास ये जो वेरिएबल है हम उसके अंदर का डेटा अपने फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में शो करा सकते हैं। टेम्पलेट लिटरल हमारे पास एंगुलर में होते हैं डबल कर्ली ब्रेसेस। तो मैं इसके अंदर लिखूंगा कोड डॉट कंटेंट। तो अब यहाँ पे मेरे पास कोड डॉट कंटेंट आ चुका है, और ये क्या इशू दे रहा है, ओके, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा एनी का, दैट विल बी अ बेटर कॉल। तो अब यहाँ पे मुझे कोई लाइन नहीं आ रही है। तो यही फर्क है एनी और एक स्पेसिफिक टाइप यूज करने का। अगर हम स्पेसिफिक टाइप यूज करते हैं तो हमें फिर उसके अंदर सब टाइप्स डिफाइन करनी पड़ती है, हमें बहुत सारा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जो कि एनी यूज करने से मुझे बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसे सेव कर दूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स रेंडर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स रेंडर हो गए और उन सबके अंदर एक कोड लिखा हुआ है, लेकिन ये कुछ देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा। तो चलिए इसे जो है हम अच्छे से विजुअलाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइटल में जो है मैं दिखाऊंगा ऑथर का नाम। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा जो आ रहा है उसमें है ऑथर का नाम और उसके नीचे है ऑथर का स्लग। तो मुझे फिलहाल स्लग की जरूरत नहीं है,
और मैं देख लेता हूँ कि टैग जो है सब में एक ही है या मल्टीपल है। मोस्टली तो सब में एक ही है, बट टैग्स की जो है एरे है। तो ऐसा करते हैं कि हेडर के अंदर तो हम टाइटल शो करते हैं, और जो कार्ड का कंटेंट है उसके अंदर हम क्या शो करते हैं, हम शो करते हैं अपना एक्चुअल कोड। और चलिए इसे सेव करके देखते हैं। तो ये पहले वाले से तो काफी बेटर लग रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर सारे कोड्स आ रहे हैं, और कोड के ऑथर का नाम आ रहा है, कोड का टाइप आ रहा है, और उसके बाद नीचे यहाँ पर हमें कोड भी आ रहा है। तो ये तो हो गई कोड्स वाली बात। अब हम बात करते हैं हमारी एपीआई की। तो हमारी एपीआई में हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि है गेट कोड बाय आईडी। अगर हम कोड की आईडी डालेंगे तो वो एक हमें स्पेसिफिक कोड निकाल के दे देगा, बट उसके नीचे हमारे पास है ऑथर, जो कि हमें देगा ऑथर की सारी डिटेल्स। जैसे कि अगर मैं अपनी एपीआई को कॉपी करूं और पेस्ट करूं /authors लिख दूं, तो ये मुझे जो है ऑथर्स की सारी डिटेल दे देगा। और इनिशियली ये 20 का अकाउंट दे रहा है, अगर मैं फिर इसमें लिमिट लगा दूं तो ये मुझे ज़्यादा अकाउंट दे देगा। अभी इसे कॉपी करते हैं और जेसन फॉर्मेटर में जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसने मुझे ऑथर का अकाउंट दे दिया, यानी कि ऑथर का लिंक, जो कि बेसिकली उसके विकिपीडिया का लिंक है, उसकी बायो कि वो कब पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या काम किया, जो भी किया, और उसके बाद उनका डिस्क्रिप्शन। अब अगर इस लिंक को मैं खोलूं अलग से तो मेरे पास उनका विकिपीडिया पेज खुल जाएगा, जो कि है डायरेक्ट विकिपीडिया का लिंक। तो हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे पेज जिसके अंदर हम डालेंगे सारे ऑथर की डिटेल्स, यानी कि उनका नाम, उनका बायो, और उनका विकिपीडिया का लिंक, और उनका नंबर ऑफ कोट्स। तो चलिए इसे भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं खोलूंगा टर्मिनल और लिखूंगा आयोनिक पी फॉर पाइप हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा पेज, और यहां पर मैं लिखूंगा ऑथर। अब जब तक ये पेज क्रिएट हो रहा है, मुझे बेसिकली एक और पेज क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि होगा टैब्स का पेज, क्योंकि मुझे एक टैब भी चाहिए जिसके थ्रू मैं नेविगेट कर सकता हूं अपने पूरे ऐप में ऑथर्स के पेज और होम पेज के बीच में। ओके, तो मैंने यहाँ पे दोनों पेज क्रिएट कर लिए हैं, एक टैब्स का पेज है और एक पेज है हमारे पास ऑथर का। तो सबसे पहले मुझे चाहिए आयोनिक टैब्स। तो मैं जाऊंगा गूगल पे और मैं यहाँ पे सर्च करूंगा टैब्स के लिए। अब मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ये पेज पहले से खुला पड़ा है। तो मैं यहाँ पर ढूंढूंगा टैब्स। ओके, तो ये रहा आयोन टैब्स और हमें इसी का यूज करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पूरी चीज को कॉपी करना है एंड वी आर गुड टू गो। तो सबसे पहले टैब्स के पेज में जाऊंगा HTML में, और मैं यहाँ पे लिखूंगा आयोन टैब्स, उसके अंदर पुट करूंगा एक आयोन टैब बार जिसका स्लॉट होगा बॉटम, यानी कि वो हमारे पेज के बिल्कुल नीचे होगा, और उसमें मैं पुट करूंगा कुछ टैब्स, कुछ यानी कि सिर्फ 2 टैब्स, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ 2 टैब्स ही चाहिए। होपफुली अगर मुझे तीसरा टैब चाहिए होगा तो हम कभी भी ऐड कर सकते हैं। तो टैब का नाम मैं यहाँ पे रखूंगा ऑथर, और यहाँ पे पहला होगा हमारा होम और दूसरा होगा ऑथर, और आइकन में यहाँ पे लिखूंगा मैं होम, और यहाँ पे जो आइकन होगा इसमें लिखूंगा मैं पर्सन, स्पीकर्स की जगह होम, ओके। तो टैब का हमारा कंप्लीट हो चुका है, और सिलेक्टेड इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टेड टैब की, जो कि मैं रखूंगा होम पे। तो हमारा होम हमेशा सिलेक्टेड होगा। और सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जाना है ऐप राउटिंग में, और मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करनी है। जैसे कि हमारा जो पाथ है, जहाँ पे लिखा हुआ है रीडायरेक्ट टू होम, इसका मतलब अगर हमारा पाथ खाली हो, यानी कि अगर हमारा होम पेज हो, तो वह होम पे जाके शिफ्ट हो जाए। बट मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए टैब्स, और मैं इस होम वाले को और ऑथर वाले को यहाँ से हटाकर टैब के अंदर पुट कर दूंगा। तो इसे मैंने कर लिया है कट, और टैब राउटिंग मॉड्यूल में जाऊंगा मैं अब, और यहाँ पर जाके
मुझे इस कंपोनेंट टैब पेज के बाद लिखना है चिल्ड्रन और एक एरे बनानी है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। बट यहाँ पर ये डॉट स्लैश मतलब पाथ की दिक्कत आएगी, तो हमें सिर्फ डॉट डॉट कर देना है और हमारा काम कंप्लीट। डॉट डॉट का मतलब होता है एक डायरेक्टरी पीछे जाना, क्योंकि हम सेम डायरेक्टरी के अंदर हैं तो टैब्स, होम और ऑथर सब सेम डायरेक्टरी के अंदर है। जैसे ही मैं एक डायरेक्टरी पीछे गया, मुझे ये सारे जो हैं पाथ जो हैं वो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाते हैं। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे भी डिफाइन करना है कि मुझे अगर खाली पाथ हो, यानी कि टैब में जो इनिशियली जो पाथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो अगर पाथ मेरा खाली हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाथ मैच, जो कि होगा होम एंड डन। आई थिंक path match full and redirect to home. Okay. ओके तो होम के अंदर हमारा चल रहा है सब कुछ परफेक्ट, बट मैंने एक्चुअली यहाँ पे पर्सन लिख दिया है। मुझे यहाँ पर लिखना है ऑथर। ओके, और ऑथर्स के अंदर जो है हमारा ऑथर वाला पेज रन होगा। तो सबसे पहले तो डेटा सर्विस के अंदर मुझे एक और फंक्शन बनाना है जो कि होगा गेट ऑल ऑथर्स का, और यहाँ पर भी मैं एक लिमिट डिफाइन करूँगा जो कि बेसिकली 30 की होगी। मतलब सेम फंक्शन है, सिर्फ स्लैश कोड्स की जगह स्लैश ऑथर्स है। ओके, अब ऑथर वाला पेज एंड ऑथर पेज टीएस। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है डेटा सर्विस को, और हमें इंपोर्ट करना है HTTP मॉड्यूल को। ओके, तो डन। ये दोनों चीजें इंपोर्ट करने के बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा गेट ऑथर्स का, जिसके अंदर मैं डेटा सर्विस से जो हमने अभी भी फंक्शन बनाया है उसको करूंगा पुल। तो डेटा सर्विस डॉट गेट ऑल ऑथर्स, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा लिमिट जो कि होगी बेसिकली दिस डॉट लिमिट। अभी तक हमने लिमिट डिफाइन नहीं किया, तो मैं ऊपर आकर सबसे पहले डिफाइन करूंगा लिमिट और इसे लिख दूंगा 30, जैसा कि मैंने पिछली वाली पेज में करा था। और यहाँ पर हमारे पास कोड्स की जगह होंगे ऑथर्स, और ये भी होगा एनी टाइप का, और ये भी होगा एक एरे। और जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे गेट ऑल ऑथर्स, सबसे पहले तो ओके ये डन हो गया। यहाँ पे डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के अंदर हमारे पास जो भी डेटा आता है उसे सबसे पहले तो हमें ऑथर्स के अंदर जो है पुट करा देना है, लेकिन उससे पहले मैं कराऊंगा console log। ओके, तो अब देखते हैं हमारे पास ऑथर्स के अंदर क्या डेटा आ रहा है। तो ऑथर के अंदर मेरे पास 30 काउंट का डेटा आ रहा है, जिसमें कि हमारे पास फिर से रिजल्ट्स है। तो अब मुझे पता है कि मुझे ऑथर के अंदर क्या पास कराना है। तो ऑथर्स इक्वल डेटा डॉट रिजल्ट्स, एंड यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है एनी एट वी आर गुड टू गो इन द टीएस फाइल। अब ऑथर डॉट HTML के अंदर जाके हमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखना है ऑथर्स, और यहाँ पर फिर से सेम चीज तो मैं करूंगा सीधा कॉपी पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा लेट ऑथर ऑफ ऑथर्स, एंड देन हर जगह कोड की जगह हमारे पास आएगा ऑथर। एंड क्या क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, एक आ रहा है बायो डिस्क्रिप्शन नेम एंड कोड काउंट। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखूंगा नेम, और इसके नीचे डालूंगा सब टाइटल में उसका डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये ध्यान रखना है हमें कि हम जो भी लिख रहे हैं डॉट के बाद, जैसे कि नेम, डिस्क्रिप्शन, वो सब बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, वरना जो भी डेटा आ रहा है वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। एंड मैं कंटेंट में लिखूंगा बायो। इसे करते हैं सेव। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है हमारे ऑथर के बारे में सारा का सारा डेटा, वो भी एक कार्ड के अंदर। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे ए मिलने, देन APJ अब्दुल कलाम, देन ए पॉल डेविस, उसके अंदर उनकी
उनका डिस्क्रिप्शन और उसके नीचे उनका पूरा का पूरा बायो, एक्सेप्ट मुझे बायो पेज के अंडर ये जो है ये कोट्स नहीं चाहिए। ओके ओके कूल। तो ऑथर के अंदर मुझे भी सारा डेटा आ चुका है मेरे पास, सिर्फ एक चीज को छोड़ के जो कि था उनका कोट काउंट। तो मैं कोट काउंट को भी डिस्प्ले करा देता हूं सीधा उनके डिस्क्रिप्शन के नीचे। तो क्या करते हैं, इसे करते हैं कट और बनाते हैं एक डिव, और डिव को मैं दे दूंगा थोड़ी सी स्टाइलिंग, जैसे कि इसका डिस्प्ले रखूंगा मैं फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर, जिससे कि ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन रहेंगे, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जिससे कि ये एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पे हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑथर डॉट कोट। ओके बढ़िया लग रहा है, इसे कर देते हैं बोल्ड। तो यहाँ पर हम HTML एलिमेंट्स को आराम से यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, और ये देखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो ये है उनका नाम, देन उनका डिस्क्रिप्शन, और साइड बाय साइड उनका नंबर ऑफ कोड्स, और नीचे उनकी पूरी की पूरी बायो। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिंक भी ऐड कर सकता हूँ, और इसमें यूज कर सकते हैं हम एक इन ऐप ब्राउजर का, जिसको क्लिक करते ही वो लिंक इस ऐप के अंदर ही खुल जाएगा। बट वो सब चीजें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, और उसे करेंगे हम बाद में। अभी फिलहाल इस ऐप को इतना ही रखते हैं। तो ऑथर्स के सेक्शन में सारे ऑथर्स आ जाते हैं, और होम पेज के सेक्शन में सारे कोड्स आ जाते हैं। तो ये था हमारा कोड्स का ऐप, जिसके अंदर हमने सारी चीजें ऑलरेडी फिट कर दी हैं, सारे कोड्स हैं इसमें, और ये हमारा पूरा का पूरा एक ऐप बन चुका है यूजिंग APIs फ्रॉम द इंटरनेट। अब मैं क्या करूंगा, इस ऐप को कंपाइल करके इस ऐप को ड्राइव पे डाल के इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप इस ऐप को कॉपी कर सके और आप इस ऐप को अच्छे से यूज कर सके। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूंगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो और आप ऐसे आगे वीडियोस मिस कर सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग का डाउट क्लियर कर सकूं। और अब मिलते हैं अगली बारी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।